नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश में हर तरह की संपत्ति की आईडी यानी प्रॉपर्टी आईडी दी जाएगी और इसमें सरकारी संपत्ति को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही सरकारी विभागों की परिसंपत्तियों का स्वामित्व भी पंचायतों व जिला परिषदों से अलग किया जाएगा ताकि भविष्य में इस तरह की संपत्ति पर किसी तरह का विवाद न हो। इसके अलावा विवादास्पद संपत्ति को भी अलग से श्रेणी बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री हरियाणा लार्ज स्केल मैपिंग प्रोजेक्ट व स्वामित्व योजना को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। गौरतलब है कि हर सप्ताह वीरवार के दिन सभी जिला उपायुक्तों के साथ संवाद के मकसद से इस तरह की बैठक शुरू की गई है और इस कड़ी में दूसरी बैठक थी। मनोहर लाल ने कहा कि चकबंदी का कार्य हर 50 साल के बाद दोबारा किया जाने की जरूरत है और चकबंदी कार्य के लिए अलग से काडर बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि निर्देश दिए कि भूमि का मूल्यांकन गाँव की बजाय एकड़ के हिसाब से किया जाए। गेहूं की फसल को लेकर 1 महीने तक गांव व खेतों की बिजली सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक बंद रहेगी। बिजली निगम के एसडीओ मनदीप कुंडू ने बताया कि गेहूं की फसल में आगजनी की कोई घटना से बचाव के लिए एहतियात के तौर पर 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक नारनौद बिजली घर के अंतर्गत आने वाले गाँव की सभी फीडर सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बंद रहेंगे। वहीं खेतों के फीडर पर सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बिजली पूर्ण तरीके से बंद रहेगी। नारनौद शहर की बिजली सुचारू रूप से चलती रहेगी। हरियाणा के बाकी जिलों में भी इस तरह की स्थिति बनी रहेगी। 5 अप्रैल से रोहतक से 8 पैसेंजर रेलगाड़ियों का संचालन शुरू हो रहा है। रोहतक रेलवे स्टेशन से 8 पैसेंजर रेलगाड़ियों का आवागमन होगा। करीब 1 वर्ष की अवधि के बाद पैसेंजर रेल दोबारा से ट्रैक पर होगी। वर्तमान में गोरखधाम, कालिंदी, किसान एक्सप्रेस, श्रीगंगानगर इंटरसिटी तथा अवध असम एक्सप्रेस चल रही है। कम दूरी की पैसेंजर रेलगाड़ियां शुरू होने से रेल यात्रियों को सीधा फायदा होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा के रिकॉर्ड में अब खेती करने वाला ही किसान कहलाएगा और प्राकृतिक आपदा के समय मुआवजे का हकदार होगा। इस संबंध में अधिकारी एक ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं जिसे कानूनी पहलुओं से जांच के बाद लागू किया जाएगा। सीएम का मानना है कि इससे जमीन के मालिक और काश्तकार के बीच होने वाले विवाद खत्म होंगे। सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से कृषि योग्य भूमि के मालिकों और काश्तकारों का डाटा एकत्र किया है। बटाई पर जमीन लेकर खेती करने वाला किसान तो कहलाएगा, लेकिन जमीन के मालिकी से उसका कोई संबंध नहीं होगा। कोरोना के चलते बंद हुई ट्रेन दोबारा स्टार्ट होने जा रही है। रेलवे जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि गाड़ी संख्या 04433 दिल्ली रेवाड़ी प्रतिदिन स्पेशल रेल सेवा 5 अप्रैल से आगामी आदेशों तक दिल्ली से 7 बजे रवाना होकर 9:30 बजे रेवाड़ी पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 04434 रेवाड़ी दिल्ली प्रतिदिन रेल सेवा 5 अप्रैल से आगामी आदेशों तक रेवाड़ी से 11:35 पर रवाना होकर शाम 2:15 पर दिल्ली पहुंचेगी। हरियाणा में वीरवार से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई है, लेकिन अनाज मंडियों में सरकार के दावों की पहले दिन ही पोल खुल गई। गोहाना अनाज मंडी में अभी तक कोई भी सरकारी एजेंसी गेहूं खरीदने के लिए नहीं पहुंची है। वहीं मंडी में साफ सफाई और किसानों के पीने के पानी की कोई अभी व्यवस्था नहीं की गई है। अभी तक किसी भी किसान के पास गेहूं मंडी में लाने के लिए मैसेज भी नहीं आया है। गोहाना अनाज मंडी अपने आसपास की सबसे बड़ी अनाज मंडी है, जहाँ दूसरे राज्यों से भी व्यापारी फसलों की खरीद करने के लिए यहाँ आते हैं। गोहाना अनाज मंडी में काम करने वाले आढ़तियों ने कहा कि 1 अप्रैल से सरकार ने गेहूं की सरकारी खरीद शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक सरकार ने मंडी में गेहूं की खरीद को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की है। बीटेक या एमटेक कर चुके आईटी पेशेवरों के लिए हरियाणा पुलिस के साथ काम करने का बेहतरीन अवसर है। कार्यालय पुलिस महानिदेशक अपराध हरियाणा ने आईटी पेशेवरों के कई पदों के लिए अधिसूचना जारी कर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार वरिष्ठ सिस्टम एनालिस्टिक और प्रोग्रामर डाटा एनालिस्टिक के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोनों पदों के लिए कुल 20 रिक्तियों को भरा जाएगा। बता दें कि इन पदों पर रिक्तियां न्यूनतम 1 वर्ष के लिए संविदा के आधार पर की जाएंगी, जिसे आवश्यकता अनुसार आगे बढ़ाया जा सकता है। यह रिक्तियां साइबर क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन पंचकुला के लिए है। वरिष्ठ सिस्टम एनालिस्ट और प्रोग्रामर डाटा एनालिस्ट के लिए पदों के लिए आवेदक उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 42 वर्ष निर्धारित की गई है। तेल कंपनियों ने 3 माह में रसोई गैस सिलेंडर की दर में 4 बार बढ़ोतरी के बाद गुरुवार को मामूली राहत दी है। बुधवार देर रात घोषित नई दरों के अनुसार अब रसोई गैस सिलेंडर 10 रुपए सस्ता कर दिया गया है। इसके साथ ही जयपुर में इस 14.2 किलो गैस सिलेंडर की कीमत अब 813 रुपए हो गई है। एलपीजी की दरों में इससे पहले 3 बार वृद्धि की गई थी। मौजूदा समय में सिलेंडर से सब्सिडी पूरी तरह खत्म कर दी गई है। 1 जनवरी से 31 मार्च तक रसोई गैस की दर में 125 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी।
गर्मी इस साल तीखे तेवर दिखा सकती है। मार्च में ही देश भर के कई राज्यों में मई जैसी तपिश पड़ रही है। हीटवेव विशेषज्ञ और वैज्ञानिक नरेश कुमार ने बताया कि इस तरह की गर्म हवाएं पाकिस्तान में भी देखी जा रही हैं। पाकिस्तान में भी कुछ जगहों पर पारा 45 डिग्री तक पहुंच चुका है। यह हीटवेव ही राजस्थान के रास्ते भारत के मैदानी क्षेत्रों तक पहुंच रही है। इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD ने भी अप्रैल से जून के बीच तेज गर्मी पड़ने का अनुमान लगाया है। राजस्थान सहित कुछ राज्यों में पारा 40 डिग्री के पार हो चुका है। IMD ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी समेत 10 राज्यों में 3 अप्रैल को हीटवेव चलने का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, माधोगढ़, चित्तौड़गढ़, चूरू और फलोदी में बीते दिन पारा 40 डिग्री से ऊपर चला गया है। पश्चिम बंगाल और असम की 69 सीटों पर गुरुवार को दूसरे फेज के चुनाव के लिए वोटिंग हुई। बंगाल में हिंसा की कुछ घटनाओं और बूथ कैप्चरिंग के आरोपों के बीच 80% से ज्यादा लोगों ने वोट डाले। चुनाव आयोग के मुताबिक शाम 6 बजे तक बंगाल में 80.43% और असम में 74.64% मतदान हुआ। बंगाल में पहले फेज में 79.79% और असम में 72.14% वोटिंग हुई थी। दक्षिण भारत के सुपरस्टार रजनीकांत को दादा साहिब फाल्के अवार्ड 2019 से नवाजा जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार को इसका ऐलान किया। इसे तमिलनाडु चुनाव से जोड़कर देखे जाने के एक सवाल पर उन्होंने कहा कि रजनीकांत का फिल्म इंडस्ट्री के योगदान के लिए उन्हें यह सम्मान दिया जा रहा है। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल तमिलनाडु में 6 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। रजनीकांत को 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड 3 मई को दिया जाएगा। नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है। इसका ऑटो इंडस्ट्री पर सीधा असर होने वाला है। कई ऑटोमोबाइल कंपनियां अपने व्हीकल की कीमतें बढ़ाने वाली हैं। वहीं कंपनियां बीते महीने की सेल्स के आंकड़े भी जारी करेंगी। इन सभी का सीधा असर आप पर होगा। मारुति अपनी कारों को महंगा करने जा रही है। कंपनी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक कीमतों में 3% से लेकर 5% तक का इजाफा किया जाएगा। यानी ज्यादा से ज्यादा कारें 47,000 रुपए तक महंगी हो सकती है। होम इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी एक्सकॉर्ट लिमिटेड के ट्रैक्टर और एग्री मशीनरी महंगे होने वाली हैं। कंपनी किस मॉडल पर कितने दाम बढ़ाएगी, इसकी वो लिस्ट जारी करेगी। वहीं हीरो मोटोकॉर्प अपनी बाइक की कीमतों में भी इजाफा करने वाली है। हीरो मोटोकॉर्प ने बताया कि वो अपने 2 व्हीलर की कीमतों में 2,500 रुपए तक की बढ़ोतरी करेगी। आज से बिकने वाली हर कार में सेफ्टी ज्यादा मिलेगी। दरअसल कार में अब ड्राइवर के साथ फ्रंट पैसेंजर के लिए भी एयरबैग अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट और प्रमोशन बोर्ड ने सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर और फायर ऑफिसर के 9,534 पदों पर भर्ती के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 1 अप्रैल से शुरू कर दिए हैं। इन पदों के लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर कैंडिडेट्स किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होने चाहिए। फायर ऑफिसर कैंडिडेट के पास साइंस स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने एकेडमिक ईयर 2021-22 के लिए नया सिलेबस जारी किया है। 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cbseacademic.nic.in के जरिए अपना नया सिलेबस चेक कर सकते हैं। नए सिलेबस के मुताबिक CBSE ने एकेडमिक ईयर 2021-22 के लिए सिलेबस में कोई कमी नहीं की है। यानी कि स्टूडेंट को पूरे 100% पाठ्यक्रम की पढ़ाई करनी होगी। 9वीं से 12वीं तक की क्लासेज के लिए नया एकेडमिक सेशन 1 अप्रैल 2021 से शुरू हो चुका है।